बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से 5 बड़े टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए बिजली का सब्सिडी टैरिफ खत्म करने का ऐलान। फैसले का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। माह अक्टूबर के बिलों में सब्सिडी शामिल नहीं होगी। माह अक्टूबर के बिलों में सब्सिडी शामिल नहीं होगी, इसी बारे में बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। जी बताइएगा शराज। गवर्नमेंट की जानिब से 5 बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए बिजली का टैरिफ दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, यानी सब्सिडी जो है वो वापस ली जा रही है। हुकूमत की जानिब से यह कदम टेक्सटाइल सनत के लिए, सनती हजरात के लिए और सनती शहर फैसलाबाद के लिए किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकता है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन काशिफ ज़ैद हमारे साथ मौजूद है। काशिफ बताइएगा, ऑर्डर्स की फरावानी पहले ही मौजूद नहीं है, सब्सिडी भी वापस अगर बिजली की ले ली गई तो क्या हालात होंगे, मुस्तकबिल करीब में क्या देख रहे हैं आप? देखिए शराज, जो IMF की जो शराइत लगाई गई थी उसके अंदर गवर्नमेंट को वाज़ेह तौर पर डायरेक्शन दी गई थी कि आप मजीद किसी सेक्टर को सब्सिडी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी बारहा हमारी मिफ्ता इस्माइल साहब से मीटिंग्स हुई, उसके अंदर उन्होंने कमिटमेंट दी कि जैसे ही हमें IMF का पैकेज मिल जाता है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कमिटमेंट है कि वो ये सब्सिडाइज रेट जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जितने फंड्स एलोकेट किए गए फॉर द शॉर्ट टर्म, अभी सुनने में ये है कि वो फंड जो है वो यूटिलाइज हो चुके हैं, जो सब्सिडी उन्होंने देनी थी वो हम कंज्यूम कर चुके हैं और जितना डेफिसिट बाकी बच रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पे करेगी। और अगर इस तरह की सिचुएशन है, हम तो अगली बात कर रहे हैं जबकि गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास जो पिछला डिफरेंस आ रहा है वो भी रिकवरी उनसे की जाए। और इन हालात में जो आने वाला टाइम है, देखें इस टाइम पे जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के ऊपर जो ऑर्डर्स की जो भरमार थी वो खत्म हो चुकी है। अभी तो हमें अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट अपने इन यूनिट्स में कर चुके हैं उनको चला लें, उनको सस्टेन कर लें या इवन उनको ब्रेक इवन पे मेंटेन कर लें। और आने वाले वक्तों में हमें कोई इस तरह के हालात नजर नहीं आ रहे क्योंकि इस टाइम पे इंतहाई टफ सिचुएशन चल रही है। जो बिजली के नॉर्मल रेट है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड पूरे खित्ते में नहीं मिलेगा। बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में हम कंपेटिटिव नहीं रहेंगे और जब इस तरह की सिचुएशन है तो ऑर्डर्स की कोई अच्छी उम्मीद नहीं है और ये डेफिनेटली हमारी एक्सपोर्ट जो है वो गिर रही है और आने वाले वक्तों में मजीद गिरेगी। ठीक है, आने वाले वक्तों में मजीद गिरेगी। सितंबर के इस तरफ 14 दिन के अंदर, 14 से 18 दिन के अंदर की जो फिगर्स हैं उसमें ये बताया जा रहा है। शुक्रिया शराज भट्ट हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, आटे की किल्लत पर काबू पाना नामुमकिन हो गया है। आटे के हसूल के लिए दुकानों पर आई खवातीन ख्वार होने लगी हैं। खवातीन कहती हैं पैसे हाथ में लेकर घंटों दुकानों के बाहर खड़ी रहती हैं मगर आटा नहीं मिल रहा। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा मजीद क्या कहना है खवातीन का? जी बिल्कुल, आटे की शदीद किल्लत जो है वो इस वक्त शहर फैसलाबाद के अंदर भी बरकरार है और आटे की ख़रीदारी के लिए शहरी जो हैं वो दुकानों पर ख़वार होने लगे हैं। औरतें जो हैं वो लाइनों में लग कर आटा ख़रीदने के हसूल से आती हैं, लेकिन ख़वातीन का कहना है कि आटा फिर भी नहीं मिलता और अगर मिलता है तो वो इतना महंगा है कि आम जो आदमी है उसकी पहुंच से आटा बाहर हो चुका है। कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आटा मिलता है या नहीं मिलता? भाई नहीं मिलता, सारा सारा दिन खज्जल खुआरी होती है फिर भी नहीं मिलता। जी बिल्कुल, सारा दिन जो है वो दुकानों पर खड़ी रहती हैं लेकिन आटा नहीं मिलता। और भी खवातीन हैं, जी बताइएगा क्या मुश्किलात होती हैं अगर आटा नहीं मिलता? आटा नहीं मिलता, बैठे रहते हैं ऐसे 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, पैसे पकड़ के बैठे रहते हैं। जी बिल्कुल, पैसे पकड़कर बैठे रहते हैं और इसी हसूल के लिए, आटे के हसूल के लिए खवातीन का कहना है कि वो दुकानों का रुख करती हैं, लेकिन आटे की शदीद किल्लत है जिसकी वजह से शदीद परेशानी और घरों के अंदर खाना बनाना जो है। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में गरीब की सवारी मोटरसाइकिल को रिपेयर करवाना भी मुश्किल हो गया है। बढ़ती महंगाई से ऑटो रिपेयरिंग के रेट्स में नुमाया इजाफा हो गया है। मुकम्मल इंजन की रिपेयरिंग 3500 से बढ़कर 7000 रुपए हो गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा इस इजाफे से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई की वजह से जहां पर दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं पर गरीब की सवारी समझी जाने वाली मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। अगर आपका मोटरसाइकिल ख़राब हो चुका है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर सही करवाने के लिए जाते हैं तो जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं। अगर ट्यूनिंग करवाने जाएंगे तो ट्यूनिंग की कीमत भी आसमानों की छू रही है। ऑयल की कीमत में भी इजाफा हो गया है। फिल्टर चेंज करवाना है तो उसकी कीमत में भी इजाफा हो गया है। तो मोटरसाइकिल का अगर आपने मुकम्मल इंजन करवाना है तो उसकी कीमत में भी इजाफा हो गया है। इस हवाले से जो
दुकानदार हैं, मजदूर हैं, वो क्या कहते हैं, उनसे जानते जी बताइएगा कि पहले क्या रेट्स थे ट्यूनिंग के, ऑयल चेंज के, और अब क्या सूरत हाल है। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਰਟਸ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। बिल्कुल उनका ये कहना है कि अब जो रेट्स हैं वो डबल हो चुके हैं। इस हवाले से जो मोटरसाइकिल सही करवाने वाले आते हैं यहाँ पर, वो क्या कहते हैं, ग्राहक क्या कहते हैं, आप बताएं। आप मोटरसाइकिल सही करवाने के लिए आए हैं, तो क्या लगा कीमतों का सुन के? कीमतें आसमानों को छू रही हैं। कीमतें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जी। ये जो 20,000 रुपये मेरी सैलरी है, तो पेट्रोल वो इतना महंगा है कि पेट्रोल ही नहीं पूरा होता हमारा। इस तरह का काम हो गया है। ये काम करवाने के लिए गाड़ी का आए हैं, तो जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 250 रुपये की बता रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गया इसमें जो चल रहा है सिस्टम। ये अब बहुत परेशान है इस हुकूमत से, क्या करें, किधर चले जाएं। बिल्कुल का यही कहना है कि एक तो तनख्वाहें बहुत कम। अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें। एवनफील्ड रेफरेंस केस के बारे में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा कलअदम करार दे दी गई है। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत ने केस में मरियम नवाज को 7 साल कैद सुनाई थी। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 20 लाख पाउंड जुर्माना भी किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं। एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा कलअदम करार दे दी गई। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत ने केस में मरियम नवाज को 7 साल कैद सुनाई थी। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 20 लाख पाउंड जुर्माना भी किया था। आपको यहाँ अहम खबर दे रहे हैं। एवनफील्ड रेफरेंस केस के हवाले से मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा कलअदम करार दे दी गई है। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत ने केस में मरियम नवाज को 7 साल कैद सुनाई थी। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 20 लाख पाउंड जुर्माना भी किया था। इसी बारे में बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान जी। बताइएगा अब्दुल रहमान, इस हवाले से मरियम नवाज की सजा कलअदम करार दे दी गई है। जब बात करें, बिलाखिर मुस्लिम लीग नून के लिए एक अच्छा और बड़ा फैसला आया, और स्पेशली अगर हम बात करें ज़िमनी इंतखाबात 8 हल्कों में होने जा रहे हैं। फैसलाबाद में NA-108 के इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को इस फैसले का जो सियासी फ़ायदा वो बहुत ज़्यादा पहुँचेगा, क्योंकि जब भी बात की जाती थी मुखालफिन की जानब से, तो मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को सज़ा याफ्ता पुकारा जाता था। तो अब एहतसाब अदालत की सज़ा कलअदम करार दे दी गई है। सज़ाएँ वापस हो गई हैं। मरियम नवाज़ अब इंतखाबात में भी हिस्सा ले सकेंगी। कैंपेन में वो पहले भी हिस्सा लेती रही हैं, और उनकी जानब से ये बात सामने आती रही है कि इसके बाद वो जो ज़िमनी इंतखाबात की कैंपेन अब बड़े भरपूर तरीके से चलाएंगी। तो अभी यहाँ पर फैसलाबाद में 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात की होने जा रहा है, तो यहाँ पर तवक्को है कि अब मरियम नवाज़ यहाँ पर जलसा करेंगी, तो मुस्लिम लीग नून को इसका सियासी फ़ायदा भी पहुँचेगा इस सारे अमल का, कि यहाँ पर उनके लीडरान जो सज़ा याफ्ता थे अब वो सज़ा याफ्ता नहीं रहे, और उनको सज़ा को कलअदम डिक्लेयर किया गया। मरियम नवाज़ बाकायदा तौर पर इंतखाबात आने वाले में भी किसी में भी जर्नल में भी हिस्सा ले सकेंगी। अपनी सही तरीके से जो कैंपेन है वो भी कर सकेंगी। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इस फैसले को लेकर मोटिवेट हो सकते हैं, और ख़ासकर अभी जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा इन्हें ये फ़ायदा होगा कि एक बयानिया बनाने में इन्हें आसानी रहेगी। जो एक तरह से जो महंगाई की वजह से इनके खिलाफ चीज़ें चल रही थी वो इनके हक में चलेंगी। एक बयानिया इनके पास आ गया कि माजी में जो इन्हें सज़ाएँ दी गई हैं वो गलत दी गई हैं, तो ये एक तरीके से अपने कारकुनान को मोटिवेट भी किया जा सकेगा, जलसे भी बड़े किए जा सकेंगे, और उसके अलावा एक नुक्ते पर इंतखाबात भी लड़ा जा सकेगा। फैसलाबाद समेत 8 हल्कों में 16 अक्टूबर को जो पोलिंग होने जा रही है, जिसमें मुस्लिम लीग नून का बज़ाहिर जो स्टेक दाव पर नहीं लगा, हुकूमत दाव पर नहीं लगी, लेकिन फिर भी ये वो हल्के हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुस्तफ़ी हुए थे। फैसलाबाद में मियाँ फ़र्रुख हबीब ने रिज़ाइन किया था, तो अब उन हल्कों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। और ख़ासकर इनकी स्पेशलिटी ये है कि इससे पहले जो पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, जिन पर हुकूमत भी दाव पर लगी हुई थी, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हार ने सूबा लूज़ कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हार से बज़ाहिर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक तरह से उनकी अपनी जो पॉपुलरिटी देखने का ग्राफ है, पैमाना है
وہ سامنے آ گئے تو اس میں یہ ایک بڑا فائدہ مسلم لیگ نون کو یقیناً ہوئے گا۔ مریم نواز کی سزا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل عدم قرار دے دی ہے۔ عبدالرحمان آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب یہاں پہ آپ کو بتائیں چنیوٹ فیسکو افسران کی سنگین غفلت کے باعث گزشتہ سال کے نسبت رواں سال بجلی چوری میں اضافہ ہوا ہے۔ ایس ڈی او سیکنڈ سب ڈویژن انجینئر علی شیرمان کہتے ہیں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، بابر منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بابر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی فیسکو سیکنڈ سب ڈویژن کے بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ رواں سال میں 119 جو بجلی چور ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، جن سے لاکھوں روپے کی ریکوری جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ ایس ڈی او سیکنڈ سب ڈویژن علی شیرمان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں بجلی چوروں کے خلاف؟ اسپیشل کمپین چلائی جا رہی ہے۔ ہم لوگ جو ہیں جو بجلی چور ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے باقی عوام بھی سفر کرتی ہے، ان کی لوڈ شیڈنگ بڑھتی ہے، پھر گورنمنٹ کا خسارہ۔ ہم لوگ اسپیشل ٹیم اسپیشلی فیصلہ آباد اور سرکل سے ہماری ٹیمیں آتی ہیں اور ہماری سب ڈویژن کے بندے بھی اکٹھے ہو کے خاص کر جہاں چوریاں زیادہ ہیں ان کو قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ لوڈ شیڈنگ کے بنا تواتر کے بجلی ہم صارفین کو جو ہے فراہم کر سکیں اور ان کی مشکلات جو ہے نا وہ حل ہو جائیں اس سے۔ سر، کتنے ایف آئی آر ابھی تک دی ہیں؟ ہم نے استغاثے 129 دیے تھے، جس میں سے 69 کے تقریباً جو تھے نا پینڈنگ تھے، جس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بر وقت جو ہے وہ چوروں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی اور ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس پہ، اور ساتھ ہی ظاہر ہے جب کارروائی نہیں ہوتی تو ہمیں پھر ریکوری بھی نہیں ہوتی، ان سے ان پہ کارروائی کوئی نہیں تو پریشر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے جو ہے پچھلے 10 دن میں ڈی پی او صاحب سے ملاقات کی ہے، ایکسین صاحب نے بھی اور میں نے بھی، اور انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا اور ہم نے پچھلے 10 دن میں 60 ایف آئی آر رجسٹر کروائی ہیں اور وہ تقریباً سارے کے سارے جو چور ہیں وہ ابھی حوالات کے پیچھے ہیں۔ بالکل جی، پچھلے 15 روز میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سیکنڈ سب ڈویژن کی جانب سے 60 ایف آئی آر جو ہے درج کروائی فیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بابر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں فیصلہ آباد میں عدالتی عملے کی کمی شدت اختیار کرنے لگی۔ دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں بھی اسٹینوگرافر کی سیٹ خالی ہے۔ گزشتہ 2 سے 3 سال کا عرصہ گزر گیا، ریڈر ہے نہ ہی اسٹینوگرافر کے فرائض سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے سینئر وکیل ہارون رشید نشاہی کا کہنا ہے کہ عدالتوں میں کیسز کی شرح کی مناسبت سے 2 اسٹینوگرافر ہونے چاہیے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، حاشر رائس موجود ہے ہمارے ساتھ۔ جی بتائیے گا حاشر۔ جی بالکل، فیصل آباد کی اگر عدالتوں کی بات کی جائے تو فیصل آباد کے اندر مختلف ایسی عدالتیں ہیں جہاں پر عرصہ دراز سے جو اسٹینوگرافر کی سیٹیں ہیں وہ خالی ہیں۔ اسی طرح سب سے پہلے اگر ایف آئی اے کورٹ کی بات کی جائے تو اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ کورٹ میں تقریباً گزشتہ 8 سالوں سے جو اسٹینوگرافر کی مستقل طور پر جو سیٹ ہے وہ خالی ہے۔ اس طرح دہشت گردی کی اسپیشل کورٹ کی اگر بات کی جائے تو وہاں بھی تقریباً 2 سے 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن وہاں پر بھی اسٹینوگرافر کی جو سیٹ ہے وہ خالی ہے یہاں پر، اور جو جج صاحب کا ریڈر ہے وہی ایز اے اسٹینوگرافر بھی وہاں پر کام کر رہا ہے۔ اور مستقل طور پر اسٹینوگرافر کے نہ ہونے کی وجہ سے خصوصاً دہشت گردی کی عدالت کی اگر بات کی جائے تو اسٹینوگرافر کے نہ ہونے کی وجہ سے کون سے عدالتی مسائل اور سائلین کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ ہارون رشید نشاہی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو سر یہ بتائیے، شہر کی اہم عدالتوں کی بات کی جائے یہاں پر ہزاروں کیسز ہیں ایک عدالت میں، لیکن اسٹینوگرافر کی سیٹیں مستقل طور پر خالی ہیں، نئے بھرتی نہیں ہو رہے، تو سائلین کو کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور عدالتی کارروائی کس طرح حد تک متاثر ہوتی ہے اسٹینوگرافر کے نہ ہونے سے؟ دیکھیں جی، جو حالات ہیں ایک عدالت میں سینکڑوں مقدمات ہیں اور جو اہلکار ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے وہ صرف ایک ہی ہے، اور اب تو ایسی بے ایمانہ ایک حرکت چل رہی ہے کہ بہت ساری بڑی عدالتیں ہیں، مثلا دہشت گردی کی عدالت ہے، بینکنگ کی عدالتیں ہیں، اینٹی کرپشن کی ہیں، تو بہت سی ایسی عدالتیں ہیں جہاں پہ ایک بھی اسٹینوگرافر نہیں ہے، تو وہاں پہ دیکھیں مشکلات تو مشکلات ہوں گی۔ اب ریڈر جو ہے وہ اسٹینو کا کام بھی کر رہا ہے، پارٹیکولرلی دہشت گردی کی عدالت میں ہم نے دیکھا ہے بار بار وہاں پہ جاتے ہیں کہ ریڈر صاحب ہی وہ اسٹینو کا کام کر رہے ہیں اور اسٹینو ہی ریڈر ہے۔ اب وہ کمبو ایک ہی آدمی اگر کام کرے گا تو وہ مشکلات تو ہوں گی کہ وہ ریڈر کا کام پھر کون کرے گا۔ تو جو اسٹینو ہے اس نے پہلے تو وہ ڈکٹیشن لینی ہے، ڈکٹیشن لینے کے بعد اس نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد فیصلہ لکھنا ہے۔ اب اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک بندہ سارے کام یہ کرے، تو عدالتوں میں تو 2 اسٹینو ہونے چاہیے، 3 ہونے چاہیے۔ تو یہاں پہ تو ستم ظریفی یہ ہے کہ بڑی عدالتوں میں جہاں پہ کام بھی زیادہ اور ٹیکنیکل اور سینسٹیو کام ہے، تو وہاں پہ ایک جو نا تجربہ کار بھی ہے کہ دیکھیں وہاں پہ ریڈر کام کر رہے ہیں اسٹینو کا، یہ افسوسناک المیہ ہے۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ کوئی بھی عدالت ہے اس کے اندر جو اسٹینو ہے وہ ریڈ کی ہے۔ بہت شکریہ حاشر رائٹ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب جنگ میں پاکستان کی آبادی کے اگلے 37 سال میں 2 گنا ہو جائے گی، جس سے مسائل بڑھیں گے۔ جنگ ضلع میں بھی صورتحال ایسی ہی ہوگی۔ اس پر عوامی آگاہی کے لیے محکمہ بہبود آبادی کی جانب سے صحافیوں کے ساتھ نشست بیٹھی ہے۔
मीडिया खानदानी मनसूबाबंदी में अपना किरदार अदा करे, सरकारी अफसरान की अपील। आइए आपको लिए चलते हैं जिला काउंसिल में मुनक्किदा सेशन में, लिए चलते हैं आपको। ग्रोथ रेट डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट झंग का आएगा। तो इस पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए, इसके स्टार्टअप को देखते हुए इंशाल्लाह हम दीगर यूसेस पर भी तवज्जो देंगे। ये हमारा जो न्यू इनिशिएटिव है। उसके अलावा आप जर्नलिस्ट हजरात हैं, जैसे कि मैडम ने भी आपसे कहा है कि हम इस हवाले से आप हमारी हेल्प करें। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हम चाह रहे हैं कि झंग के हवाले से बनाएं, शॉर्ट पीरियड की। दूसरा, हम रेडियो पाकिस्तान, रेडियो जो जहाँ पे FM रेडियो है, रेडियो आवाज़, उनके साथ भी हम एक स्टार्टअप ले रहे हैं कि झंग में जो है वो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का मैसेज जो है मतवाजन ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान, उसको भी हम थ्रू रेडियो जो है वो आवाम तक पहुँचाएँ। उस पर भी इंशाल्लाह हमारा काम चल रहा है और होपफुली जैसे हमें प्रोजेक्ट की अप्रूवल आ जाती है तो इसको भी हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे झंग में रेडियो में अभी तक पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले से कोई भी इनिशिएटिव अभी तक इस तरह का नहीं था। केबल नेटवर्क हैं हमारे पास 2 यहाँ पर, तो हमारी कोशिश होगी कि उनके जो चैनल्स हैं उनको भी इंशाल्लाह यूज़ करेंगे और उन चैनल्स पे भी अपना मैसेज जो है वो भी इंशाल्लाह घर घर तक। 70,000 मेरे इल्म में आया कि ऑलमोस्ट 70,000 यहाँ पे केबल कनेक्शंस हैं, 70 और 75,000। तो उनको इंशाल्लाह ताला जो है घर घर तक हम अपना पैगाम उनके ज़रिए भी पहुँचाएँगे। ये तो वो चीज़ें हैं कि जो इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन आप हजरात यहाँ पे मौजूद हैं तो आपसे हमारी दोबारा यही इल्तमास होगी कि हमारे मैसेज को किसी न किसी हवाले से ज़रूर पहुँचाएँ। अपनी आरा, आज इंटरेक्टिव सेशन है, आपसे हम आपकी जो है वो कीमती आरा से भी इस्तेफादा करेंगे। आप भी हमें इस बारे में गाइड करें कि हम विद इन लिविंग रिसोर्सेज, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें रहते हुए हम किस तरह अपने प्रोग्राम को, अपने प्रोजेक्ट को बेहतर कर सकते हैं। तो आपकी आरा के लिए भी मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला वो भी अब आपसे डिस्कस होंगी। बहुत शुक्रिया।